स्वागत। आज हम एक ऐसे टूल की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जिसने डेटा साइंस, रिसर्च और यहाँ तक कि सीखने सिखाने के तरीकों में भी एक तरह की क्रांति ला दी है। नाम है जुपिटर नोटबुक। हमारे पास इस पर कुछ लेख और जानकारी है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जुपिटर नोटबुक आखिर है क्या चीज़, इसकी क्या खासियतें हैं और ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया। सोचिए, एक ही जगह कोड लिखना, चलाना, नतीजे देखना, विजुअलाइजेशन बनाना और फिर पूरी बात समझाना भी, ये सब कैसे मुमकिन है? क्या ये सिर्फ एक फैंसी टेक्स्ट एडिटर है या कुछ और? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जुपिटर नोटबुक असल में है क्या? ये एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है ना? हाँ, बिल्कुल। आप इसे एक तरह की डिजिटल लैब नोटबुक समझिए। एक इंटरैक्टिव जगह जहां आप लाइव कोड लिख सकते हैं, जैसे पाइथन, आर या जूलिया। उसे फौरन चलाकर उसका नतीजा देख सकते हैं। अच्छा। और उसी के नीचे मान लीजिए कोई ग्राफ या चार्ट बना सकते हैं और साथ ही टेक्स्ट फॉर्मेट में अपने नोट्स, अपनी सोच, अपना एनालिसिस भी लिख सकते हैं। सब कुछ एक ही फाइल में। और ये आईपाइथन नोटबुक से निकला है शायद 2014 के आसपास। इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जूलिया पाइथन आर। सही। वहीं से इसका नाम आया। हालांकि अब तो ये कर्नल के जरिए 40 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग भाषाओं को सपोर्ट करता है। कर्नल, ये क्या होता है? कर्नल समझ लीजिए वो इंजन है जो आपके लिखे कोड को उस खास भाषा में चलाता है। अच्छा। अगर आप पाइथन कर्नल चुनते हैं तो पाइथन कोड रन होगा, आर चुनेंगे तो आर कोड। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसे बहुत पावरफुल बनाती है। अच्छा, आपने शुरू में इंटरैक्टिविटी की बात की थी और सेल का जिक्र किया था। ये सेल्स कैसे काम करते हैं और डेटा साइंस के लिए ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? मतलब वो जो कैगल का सर्वे था जिसमें 60% से ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट्स इसके रेगुलर यूज़ की बात कर रहे थे, हाँ, वो यूं ही नहीं है। इसका असली जादू इन सेल्स में ही है। देखिए, आप कोड के छोटे छोटे लॉजिकल ब्लॉक बनाते हैं, हर ब्लॉक एक सेल में। जैसे एक सेल में डेटा लोड किया, अगले में उसे साफ किया, फिर एक और में कुछ एनालिसिस किया और चौथे में शायद एक ग्राफ बना दिया। ओके। और हर सेल को आप अलग अलग चला सकते हैं। इसका मतलब है आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। कोड में कोई गलती है, तुरंत पता चल गया। आपको पूरी लंबी स्क्रिप्ट के रन होने का इंतजार नहीं करना। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है। मतलब एक्सपेरिमेंट्स करना आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। डेटा एक्सप्लोरेशन और प्रयोग करने की प्रक्रिया बहुत तेज और इंट्यूटिव हो जाती है। आप फौरन नतीजों के आधार पर अपना अगला कदम तय कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल स्क्रिप्टिंग से बहुत अलग है, जहां वो फीडबैक लूप काफी लंबा होता है। इसीलिए डेटा साइंटिस्ट इसे इतना पसंद करते हैं। और इसमें सिर्फ कोड ही नहीं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं ना, मार्कडाउन सेल्स में। हाँ, बिल्कुल। आप हेडिंग्स, लिस्ट्स, लिंक्स, यहाँ तक कि गणित के फॉर्मूले लैटेक्स का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ कोड लिखने का टूल नहीं रहता, ये अपनी पूरी रिसर्च की कहानी कहने का एक माध्यम बन जाता है। और विजुअलाइजेशन, जैसे मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न से ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ सीधे नोटबुक में ही दिखने लगते हैं, कोड सेल के आउटपुट के तौर पर। आपको कोई अलग विंडो खोलने की या फाइल सेव करके देखने की जरूरत नहीं। इससे एनालिसिस का फ्लो बना रहता है। और फिर पूरी नोटबुक एक .ibfnb फाइल के रूप में सेव हो जाती है। हाँ, .ipynb फॉर्मेट में। ये असल में एक जेसन फाइल होती है जिसमें आपका कोड, टेक्स्ट, सेल के आउटपुट, इमेजेस सब कुछ स्टोर होता है। अच्छा, और इन .ipynb फाइल्स को शेयर करना भी काफी आसान है, जैसे गिटहब पर या गूगल कोलैब में। हाँ, बहुत आसान। गिटहब इन्हें सीधे रेंडर कर देता है और गूगल कोलैब तो खुद जुपिटर इंटरफेस पर ही बना है। इससे रिसर्च को रिप्रोड्यूस करना या टीम के साथ मिलकर काम करना बहुत बहुत आसान हो गया है। लेकिन मैंने सुना है कि इन ipynb फाइल्स के साथ वर्जन कंट्रोल जैसे गिट यूज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या ये सही है? हाँ, ये एक जानी मानी चुनौती है, क्योंकि ipynb फाइल में कोड के साथ साथ आउटपुट भी सेव होता है, जैसे बड़े टेबल या ग्राफ के डेटा पॉइंट्स, और ये सब जेसन फॉर्मेट में होता है। तो गिट में जब आप बदलाव ट्रैक करते हैं, जिसे डिफ देखना कहते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कोड में छोटा सा बदलाव भी फाइल में बहुत सारे बदलाव दिखा सकता है, खासकर आउटपुट वाले हिस्सों में। इसके लिए कुछ खास टूल्स बने हैं, जैसे nbdime, जो मदद करते हैं। लेकिन हाँ, ये .py जैसी प्लेन कोड फाइलों जितना सीधा नहीं है। समझ गया। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। यूनिवर्सिटीज, ऑनलाइन कोर्सेज, हर जगह जुपिटर नोटबुक्स दिखती हैं।
इसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये मुफ्त और ओपन सोर्स है? वो तो एक बड़ा कारण है ही, खासकर स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका इंटरैक्टिव तरीका। टीचर्स ऐसी नोटबुक बना सकते हैं जिनमें थ्योरी हो, फिर समझाने के लिए कोड के उदाहरण हो, और फिर स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हों। और स्टूडेंट्स सीधे उसी नोटबुक में कोड चलाकर देख सकते हैं। एग्जैक्टली, वो कोड चलाकर कॉन्सेप्ट्स को खुद आजमा सकते हैं, वैल्यूज बदल कर देख सकते हैं कि क्या होता है। ये सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कहीं ज़्यादा असरदार है। ये करके सीखने वाली बात को असलियत बनाता है। तो फायदे तो साफ हैं, इंटरैक्टिविटी, विजुअलाइजेशन, शेयरिंग में आसानी, शिक्षा में उपयोग। लेकिन क्या इसकी कुछ कमियां भी हैं, वर्जन कंट्रोल वाली बात के अलावा? हाँ, कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। जैसे अगर आप बहुत बड़े डेटा सेट पर काम कर रहे हैं तो ये कभी-कभी थोड़ा धीमा हो सकता है, क्योंकि सब कुछ ब्राउज़र और कर्नल की मेमोरी में चल रहा होता है। ओके। और अगर नोटबुक बहुत ज़्यादा लंबी और कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उसे मैनेज करना और डीबग करना भी मुश्किल हो सकता है। एक और चीज़ है, सेल्स को किसी भी क्रम में चलाने की आज़ादी कभी-कभी कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, अगर आप ध्यान ना दें कि कौन सा सेल कब चला था। लेकिन हाँ, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल कोलैब है, AWS SageMaker है, या फिर जुपिटर हब का सेटअप है, इनसे स्केलिंग और कोलैबोरेशन की कुछ दिक्कतें दूर हो जाती हैं। और आखिर में जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स? जरूर। सबसे पहले तो कीबोर्ड शॉर्टकट सीखें, जैसे Shift+Enter सेल रन करके अगले पर जाने के लिए, या Control+Enter सेल रन करके उसी पर रहने के लिए। ये आपका काफी टाइम बचाते हैं। हाँ, ये तो जरूरी है। दूसरा, नोटबुक को साफ सुथरा रखने के लिए मार्क डाउन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का खूब इस्तेमाल करें। इससे नेविगेट करना आसान होता है। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर एक्सटेंशंस ट्राई करें, जैसे जुपिटर कॉन्ट्रिब NB एक्सटेंशंस। इसमें कोड फोल्डिंग, स्पेल चेकर जैसे कई काम के फीचर्स मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर जुपिटर नोटबुक सिर्फ एक कोडिंग एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जिसने डेटा से बात करने, एनालिसिस को शेयर करने और नॉलेज को फैलाने का तरीका ही बदल दिया है। इसकी ये जो इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया वाली प्रकृति है, वो इसे बहुत खास बनाती है। बिल्कुल, इसने डेटा एनालिसिस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग को पहले से कहीं ज़्यादा सुलभ और पारदर्शी बना दिया है। चलिए यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जुपिटर ने कोड, टेक्स्ट और विजुअल्स को एक साथ एक डॉक्यूमेंट में मिला दिया। भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें ज्ञान को समझने, शेयर करने और उस पर मिलकर काम करने के और कौन से नए, शायद ऐसे तरीके दे सकती है जिनके बारे में हमने आज सोचा भी नहीं है।